एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि सर कानून जहां पर बोल देता है कि यहाँ एक पर्सन दूसरे का एजेंट है। अपन ने तो एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं कहाँ पर, पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप का तो होता ही है, एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल ऑफ अनदर पार्टनर, यानी कि ये जो बाकी के पार्टनर्स काम कर रहे हैं उससे ये बाइंड हो जाएगा। एंड एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर, यानी ये जो पार्टनर काम कर रहा है उससे बाकी के पार्टनर एज अ प्रिंसिपल बाइंड हो जाएंगे। सो खुद पार्टनरशिप एक्ट बोलता है दैट पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। एक पार्टनर बाकी के पार्टनर्स और पूरी पार्टनरशिप फर्म का एजेंट है और बाकी सब भी उसके प्रिंसिपल हैं तो बाइंड होंगे। तो सर एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून से एजेंसी क्रिएट हो जाती है। लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ अनदर, एग्जांपल अ पार्टनर इन दी इज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ये केवल फर्म के बिजनेस के लिए है पार्टनरशिप में, कोई रेस्ट ऑफ द कामों के लिए नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रैटिफिकेशन? एक बार काम हो जाए उसके बाद में आफ्टरवर्ड्स उस काम को अप्रूवल देना, उसको लीगल बना देना। ठीक है, एक बार काम होने के बाद में उस काम को अप्रूवल दे देना। जैसे कि श्लोक मुंदड़ा ने एक कंपनी खोली, सीए बन गया, एक इसने पार्टनरशिप या इसने कंपनी खोली। श्लोक मुंदड़ा की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल गई, पहले साल में ही पैसा छाप लिया 40-50 लाख रुपया। ठीक है, 40-50 लाख रुपया छाप लिया तो बाहर विदेश घूमने गया। विदेश घूमने गया, उससे पहले अपने जो सबॉर्डिनेट थे या जो अपनी सेक्रेटरी थे उनको अपनी पावर्स देके गया, मेरे बिहाफ पे तुम डिसीजन ले लेना, मैं बाद में आऊंगा तब उनको अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, यानी कि बाद में आने के बाद उनको अप्रूवल कर दिया, तो यानी कि काम हो जाने के बाद में उनको सही बना देना रेटिफिकेशन कहलाता है। तो सर किसी ने यदि आपके बिहाफ पे कोई काम कर दिया और आपने उसे बाद में अप्रूवल दे दिया, हाँ हाँ ठीक है मेरी अप्रूवल है, इसको होने के बाद में दिया, ठीक है, सो दिस इज एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। काम हो जाने के बाद में आपने बोला हाँ ठीक है इसमें मेरा अप्रूवल है इसको, ठीक है, ऐसा ही समझो जैसे ये मेरा एजेंट जैसे काम कर रहा हूँ। सो दिस इज दी एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना मंशा। Ratification means approving a previous act or transaction afterwards. Example, A, who is Y's agent, purchases goods from Z on credit without Y's permission. At the time of purchase, the agent had no authority to buy on credit. After the purchase, Y tells X that he will accept responsibility to pay for the purchases. This is agency through ratification. देखो, एक्स ने वाई को एक एजेंट जैसे अपॉइंट किया, लेकिन उस एजेंट को बहुत क्लियर तौर पे बोला था कि आप माल कभी भी क्रेडिट पे उधार पे नहीं खरीदोगे, आप माल को कभी भी क्रेडिट पे या उधार पे नहीं खरीदोगे। ठीक है, थोड़े टाइम तो सब सब कुछ सही चला, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वाई ने माल सही में क्रेडिट पे खरीद लिया जेड से। ठीक है, अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया है इसने। तो एक्स ने क्या किया, अच्छा तूने खरीदा यार ठीक है, मेरे को तेरे पे विश्वास है, तूने इतने टाइम से मेरे साथ काम कर रहा है, चल मैं पे कर देता हूँ। यानी उसने क्या किया, जो ये काम था हो जाने के बाद में इसको रेटिफाई कर दिया, ठीक है सही बना देते हैं, चल वैसा ही जैसे तूने क्रेडिट पे खरीदा, कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू पे फॉर इट। तो सर दिस इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, काम हो जाने के बाद में उसको अप्रूव करना, काम हो जाने के बाद में उसको अप्रूव कर देना, सही बना देना। सो अब देखो चार 5-7 चीजें हैं विच आर नोन एज असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन। एक सही तरीके से काम का रेटिफिकेशन हो उसके लिए क्या जरूरत है, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन, सही रेटिफिकेशन हो उसके लिए क्या क्या बातें हो सकती हैं। कि सर पहला, रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये आ सकता है एग्जाम में। रेटिफिकेशन, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्या होता है, या एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन, या ऐसी कोई सिचुएशन दे सकते हैं रेटिफिकेशन की और आपसे पूछ सकते हैं। सो रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस
और इम्प्लाइड, रैटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। पढ़ गई। Example, A without authority buys goods from B for B. Afterwards, B sells them to C on his own account. तो सर ए ने बिना किसी अथॉरिटी के बी के लिए माल खरीद लिया। ए को बी ने अथॉरिटी ही नहीं दी थी, लेकिन ए ने बिना किसी अथॉरिटी के बी के लिए माल खरीद लिया। ए विदाउट अथॉरिटी बाइज द गुड्स फॉर बी। आफ्टरवर्ड्स बी सेल्स देम टू सी ऑन हिज ओन अकाउंट। बाद में क्या हुआ, बी ने उस माल को जो ए ने खरीदा था उसको अपने अकाउंट से सी को बेच दिया, यानी कि ऑन हिज ओन अकाउंट, ये मेरा माल है मैं बेच रहा हूं आपको। यानी इसने अल्टीमेटली क्या किया, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन कर दिया या नहीं कर दिया, चाहे एक्सप्रेस वे में चाहे इम्प्लाइड वे में। एक्सप्रेस वे में ठीक है, तूने मेरे लिए काम किया, मैं बोल देता हूँ यस ये रेटिफाई करवा। इम्प्लाइड वे का ये पहला एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिया कि सर कोई बोला नहीं, सीधा जो माल आप मेरे लिए खरीद के लिए लाए विदाउट माय अथॉरिटी उसको मैंने मेरे नाम से बेच दिया आगे, तो मैं इम्प्लाइड वे में आपको आपके एक्शंस को रेटिफाई कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पढ़ मंशा। A without B's authority lends B's money to C. Afterwards, B accepts interest on the money from C. देखो ए ने क्या किया, बिना बी की अथॉरिटी के बी का पैसा सी को लेंड कर दिया, जो ए के पास में पड़ा था। ए ने बिना बी की अथॉरिटी के बी का पैसा सी को लेंड कर दिया। ठीक है, अब सी ने जैसे ही अब इंटरेस्ट लेने की बारी आई, इंटरेस्ट की बारी आई, ए ने कहा ले भाई तेरे तेरे पैसे से इंटरेस्ट आया, वो बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने तेरा पैसा सी के पास में उधार जैसे रखवा दिया था, ये ले 10,000 रुपए इंटरेस्ट के आए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करते ही ये जो पुराना काम विदाउट अथॉरिटी किया हुआ था उसको रैटिफाई कर दिया, यानी किया इम्प्लाइडली। हाँ, दिस इज एन इम्प्लाइड रैटिफिकेशन। जैसे ही एक्सेप्ट किया थ्रू एक्शंस, उसने पुराने काम को एजेंसी को रैटिफाई कर दिया। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, ए का फ्लैट खाली पड़ा था, ए का फ्लैट खाली पड़ा था, चाबी उसकी बी के पास में रहती थी। बी ने बिना ए से पूछे उसको सी को किराए पे लगा दिया, पहले महीने का किराया आया तब बी ने ए को भेजा। ए ने यदि उस किराए को एक्सेप्ट कर लिया, यानी इस अपने इम्प्लाइड एजेंसी को एक्सेप्ट कर लिया, जो बी ने सी को फ्लैट किराए पे दिया ए के ब्याह पे उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि इम्प्लाइड एजेंसी थ्रू रैटिफिकेशन। ठीक है, तो सर रेटिफिकेशन कैसा भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन पढ़ो मंशा। No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. Example, A authorized by B to buy goods at the market rate. A buys at higher rate, but P accepts the purchase. Afterwards, P comes to know that the goods purchased by A for P belonged to A himself. That is, ratification is not binding on P. यदि रैटिफिकेशन जो है वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि रॉन्गली रिप्रेजेंट हो गई, तो रैटिफिकेशन यदि रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो रहा है तो वो कोई वैलिड रैटिफिकेशन नहीं है और वो कोई एजेंसी नहीं क्रिएट करेगा। जैसे कि बी ने ए के बिहाफ पे माल खरीद लिया बिना ए से कोई एजेंसी मिले हुए या बिना उसके एजेंट के तौर पे, मिस्टर एक्स से माल, बी ने ए के लिए माल सप्लाई कर दिया खरीद के। ठीक है, ए ने इसको एजेंट जैसे अपॉइंट नहीं किया था, लेकिन ए ने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा यार तूने मेरा ध्यान रखा, तू मेरे लिए माल खरीद के लाया, चल मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। बाद में बेचारे मतलब इसने एजेंसी बाय रैटिफिकेशन को अलाउ किया, लेकिन बाद में इसको पता पड़ता है कि बी ने जो मुझे माल चिपकाया है, माल मेरे ब्याह पे खरीदा हुआ बताया, वो खुद बी का है, इसी के गोदाम से आया है और इसने मुझे चिपका दिया है। यानी कि इसने जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, इसने तो ये सोचा था इन्हें कि माल मार्केट से थर्ड पार्टी से खरीद के लाया जा रहा है, इसको पता नहीं था कि ये माल खुद एजेंट का ही है, जिसको मैंने एजेंट जिसने खरीदा जिसको मैंने रेटिफाई कर दिया एजेंसी को, उसी का है। ये फैक्ट की नॉलेज उसको थी नहीं। यदि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसने रैटिफिकेशन से एजेंसी क्रिएट करी है, तो सर ये कोई वैलिड रैटिफिकेशन नहीं होता और कोई एजेंसी क्रिएट नहीं होती, और वो इस ट्रांजैक्शन को बाद में भी अप्रूव करने के बाद में भी जब ये पता पड़ा कि सर ये माल तो बी का ही था,
तो वो इस बात को डिनाई कर सकता है, इस एजेंसी को रेटिफिकेशन को डिनाई कर सकता है, क्योंकि उसने जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स थी ना उसकी, वो मटीरियली डिफेक्टिव थी। उसे लगा था ये तो मार्केट से खरीद के लाया, बाद में पता पड़ा कि ये तो खुद का ही माल मुझे चिपका रहा है, ठीक है। तो वो उसको रेटिफिकेशन को साइडलाइन कर सकता है। सच ए रेटिफिकेशन जिसकी नींव ही मटेरियल डिफेक्टिव है, वो काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, The whole transaction must be ratified. Section होल 190. ट्रांजैक्शन मस्ट बी रैटिफाइड। मंशा जो है वो एक दिन रिया के लिए 10 किलो चावल और 20 किलो आटे का खरीद के ले आई, ठीक है। कितने के लिए? कि सर टोटल 1500 रुपए के लिए, ठीक है। 1500 रुपए के लिए खरीद के ले आई। रिया ने इसको कोई एजेंट जैसे अपॉइंट नहीं किया था, लेकिन रिया ने कहा कि ठीक है, आई रेटिफाई, मैं तू जो चावल और आटा मेरे लिए खरीद के लिए लाई है, मुझे पसंद है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। लेकिन इसको पूरे ट्रांजैक्शन का रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कह सकती 10 किलो चावल तो यहाँ रख दे, आटा मैं खाती ही नहीं हूँ तो मैं क्या इसको दूँ। करना है तो पूरे का करो रेटिफिकेशन, नहीं करना है तो मत करो। आधे अधूरे का करना अलाउड नहीं, ठीक है। सो द होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रैटिफाइड। मान लो कोई आपके लिए किसी चीज का 500 यूनिट खरीद के लाया बिना आपने अथॉरिटी दी उसको, आपको चाहिए भी, लेकिन आप कहते हो मैं तो 250 यूनिट के लिए रेटिफाई करता हूँ। नहीं करना है तो पूरा करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। चलो, डी पॉइंट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन या एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन पढ़ गई। Ratification cannot injure third person or lead third party to damage. Section 200. Important for case study. Example: A, not authorized by B, demands on B's behalf the delivery of car, the property of B from C, who is in possession of it. This demand cannot be ratified by B so as to make C liable for damages for his refusal to deliver. देखो, रेटिफिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को नुकसान पहुंचाए। रेटिफिकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी को नुकसान पहुंचाए। वापस पॉइंट करो, रेटिफिकेशन कैनॉट इंजोर थर्ड पर्सन और लीड अ थर्ड पार्टी टू डैमेज। सेक्शन भी आसान है इसका, 200, ठीक है। कि सर क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड वाज, बी की एक कार मिस्टर एक्स के गैराज में पड़ी हुई थी। बी की एक कार मिस्टर एक्स के गैराज में पड़ी हुई थी। सी जो है वो यहाँ मिस्टर एक्स के पास में जाके बोलता है, वो बी की कार तेरे पास में आई हुई है ना भाई, सही हो गई हो तो दे दे। बी ने सी को कोई ऑथराइजेशन नहीं किया है, कोई अपना एजेंट जैसे अपॉइंट नहीं किया है इस कार को जाके लाने का या कुछ भी, बस ये अपनी मर्जी से वहां पहुंच गया और एक्स से बी की कार मांगी कि वो बी की कार सही हो गई हो तो दे दे, ठीक है। इसको कोई ऑथराइजेशन था ही नहीं, ना कोई एजेंट था ये बी का। सर अब बी ने क्या किया, इस एक्स ने कार देने से मना कर दिया कि यार, एक्स ने कार देने से मना कर दिया, ठीक है, कि मैं तो आपको जानता ही नहीं ना, मुझे पता है आप उनके एजेंट जैसे हो। बाद में क्या हुआ, बी ने इस बात को रेटिफाई कर दिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ सी एज माई एजेंट, कि इसने मेरे एजेंट ने आके कार मांगी थी, तूने दी क्यों नहीं। अरे सर, न तो आपने मुझे बताया, न मेरी नॉलेज में, मैं कैसे मान लूं कि कोई वैलिड पर्सन ही आपकी कार लेके और जा रहा है। इसने ऐसा होने के बाद में सी ने यहाँ चुगली खाई कि देख तेरी कार मैं मांगी थी उसने तो दी नहीं। इसने कहा चल अपन एक काम करते हैं, मैं तेरी इस एजेंसी को रेटिफाई कर देता हूँ, पहले नहीं बनाया था लेकिन अब बना देता हूँ, मैं अप्रूव कर देता हूँ कि तू मेरे ही बिहाफ पे गया था, ठीक है सर। तो ये बी ने एक्स को बोला तूने मेरी कार मेरे एजेंट को दी नहीं, ला 1000 रुपए का मेरे को फालतू थप्पड़ लग गया, तेरे कारण मेरे को वेट हो गया, मैं वहां जा नहीं पाया, वगैरह वगैरह, ऐसे करके इसको इसके ऊपर बिल फाड़ने लगा। सर ये पहले तो एजेंट जैसे अपॉइंट नहीं हुआ था, बाद में आपने इसको एजेंट जैसे अपॉइंट हुआ रेटिफाई कर दिया, एजेंट जैसे रेटिफाई कर दिया अपॉइंटमेंट इसका। उस कारण आप एक्स के ऊपर दोनों मिलके दबाव बना रहे हो कि है ना, नहीं नहीं ये तो मेरे एजेंट जैसे ही था। रेटिफिकेशन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि उस रेटिफिकेशन के कारण किसी को नुकसान हो। रेटिफिकेशन कभी ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है।
रेटिफिकेशन कैनॉट इंजोर थर्ड पर्सन। ए ने मतलब वो बंदा ऑथराइज ही नहीं था जो कि कार लेने के लिए गया, तो कार वाले ने उसको कार दी नहीं, ठीक है। ये डिमांड जो है इट कैनॉट बी रेटिफाइड सो एज टू मेक द गैरेज ओनर लायबल फॉर हिज रिफ्यूजल टू डिलीवर द कार, ठीक है, बाद में नहीं रेटिफाई किया जा सकता। नेक्स्ट, रेटिफिकेशन मस्ट बी डन विद इन अ रीजनेबल टाइम। यदि आप किसी के पुराने कामों को अप्रूव कर रहे हो तो एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप को अप्रूव करो। रीजनेबल नहीं और 10 साल बाद अप्रूव कर रहे हो, ये क्या मतलब हुआ भाई, ये तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। रेटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी अदर पार्टी। सामने वाली को भी आपको रेटिफिकेशन कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो भी पार्टीज हैं, जो नेसेसरी पार्टीज हैं, उनको रेटिफिकेशन कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी वैलिड एक्ट। इट शुड नॉट बी अ वॉइड एक्ट और एन इलीगल एक्ट। कोई भी गलत काम या ऐसा काम जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनने की काबिलियत नहीं रखता है, ऐसे काम को आप रेटिफाई नहीं करोगे। जैसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कहां से बांटा जाता है बेटा? डिविडेंड बांटने का लॉजिक क्या है? कोई कंपनी अपने शेयर्स पर डिविडेंड बांटती है तो सर जनरली प्रॉफिट्स होते हैं तो ही डिविडेंड बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं? यस। आप क्या कर रहे हो? कैपिटल में से, उस कंपनी की कैपिटल में से डिविडेंड बांट रहे हो, विच इज नॉट अलाउड। मान लो कंपनी के किसी ऐसे आदमी ने कैपिटल में से डिविडेंड बांट दिया, कैपिटल में से डिविडेंड बांट दिया, और बाद में जो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर उस एक्ट को रेटिफाई कर रहे हैं, वो गलत काम को रेटिफाई कर रहे हैं, वो ऐसे काम को रेटिफाई कर रहे हैं विच इज वॉइड एक्ट और एन इलीगल एक्ट। डिविडेंड कभी भी कैपिटल में से नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। फॉर्जरी ऑफ सिग्नेचर्स, जैसे कि मिस्टर एक्स की जमीन थी, मिस्टर वाई उसको बेच के आ गए ऑन ये दिखाते हुए कि मेरे को तो मिस्टर एक्स ने अपॉइंट किया एज एन एजेंट, जबकि एजेंट जैसे अपॉइंट नहीं किया हो था, ठीक है। फॉर्जरी को मिस्टर एक्स ने बाद में उस काम को रेटिफाई कर दिया, अरे भाई मैंने तो इसको अभी अपॉइंट कर दिया, मैं उसके काम को रेटिफाई करता हूँ। अरे ऐसा नहीं हो सकता, इलीगल काम किसी और के सिग्नेचर्स ठोकने को आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो कि हाँ मैंने अथॉरिटी दी थी मेरे सिग्नेचर्स ठोकने का। नहीं सर, कोई भी इलीगल काम को रेटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। एनी अदर क्रिमिनल ऑफेंस और एनीथिंग विच इज नॉट परमिटेड अंडर लॉ कैन नॉट बी रेटिफाइड, कैन नॉट बी रेटिफाइड। आप किसी और के बिहाफ पे उसका सिग्नेचर ठोक के आ गए बिना उसकी परमिशन का, या उसके बिहाफ पे कुछ सेल करके आ गए, सर दिस इज इलीगल एक्ट, दिस कैन नॉट बी रेटिफाइड। ऐसे कामों को कभी रेटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सर अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन या फीचर्स ऑफ एजेंसी क्या क्या होते हैं, एजेंसी का टेस्ट क्या क्या है, कौन एजेंट जैसे अपॉइंट हो सकता है, कौन प्रिंसिपल होना चाहिए, एजेंसी किस किस तरीके से क्रिएट होती है, एजेंसी किस किस तरीके से क्रिएट होती है, एक्सप्रेस तरीके से, इम्प्लाइड तरीके से। इम्प्लाइड एजेंसी फर्दर दो तरीके की होती है, एजेंसी बाय ईस्टॉपर, एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और एजेंसी बाय रेटिफिकेशन से भी एजेंसीज क्रिएट होती हैं। असेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन, सर ये अपन ने 7-8 जो है असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रेटिफिकेशन पढ़ा था। सर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला जो पॉइंट है ना, रेटिफिकेशन कैन नॉट इंजोर थर्ड पार्टी और लीड अ थर्ड पार्टी टू डैमेज, ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी कितनी होती है, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, ये चालू करेंगे। बट उससे पहले एक अपन 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। अपन 3:10 पे वापस मिलते हैं, 3:10 पे वापस मिलते हैं। चलो।